बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ पाठ 12। संसार एक पुस्तक है, जो कि जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ अंग्रेजी से लिखा हुआ पाठ था, जिसको कि प्रेमचंद ने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है। और इस पाठ में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखे पत्रों का वर्णन किया है, जिसमें वे अपनी पुत्री को इस संसार के बारे में बता रहे हैं। इसीलिए इस पाठ का नाम उन्होंने रखा संसार एक पुस्तक है। यानी अगर दुनिया को जानना है तो उसे एक किताब की तरह ओर से छोर पढ़ो। किसी भी पुस्तक की पूरी विस्तृत जानकारी लेनी हो तो उसे ओर से छोर पूरा पढ़ो, तब जाके उसकी सही जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर भी इन्होंने इंदिरा जी को पत्र के माध्यम से तमाम ऐसी जानकारी दी है कि पूरी दुनिया को जानने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस विषय में उन्होंने बताया है, तो जिसे मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों इस तरह बातचीत नहीं कर सकते। कहने का मतलब, अगर पिता और पुत्री अलग अलग स्थानों पर हो तो बातचीत का पुराना जरिया जो था वो पत्र था। आजकल ये बातचीत का जो जरिया है बहुत फ़र्क हो गया है, बहुत अंतर आ गया है। टेक्नोलॉजी में काफ़ी अंतर हो गया। आज दुनिया मुट्ठी में है। किसी ज़माने में हम एक स्थान से दूसरे शहर में बात करने के लिए एक ट्रंकाल बुक करते थे। बीच में ऑपरेटर होता था, वो हमारी ट्रंकाल को दूसरे शहर के व्यक्ति के पास जोड़ता था, फिर कहता था बात करिए। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसी चीज़ें आई जिनके माध्यम से हम पत्रों की दुनिया से आगे निकल गए थे। आज मोबाइल की दुनिया में आ गए। पत्रों से चलते चलते हम मोबाइल की दुनिया में आ गए हैं, और इस मोबाइल की दुनिया में आकर पत्रों की दुनिया खो गई है, क्योंकि हम अब पत्रों के माध्यम से बातचीत नहीं करते। पुराने समय में हमारे घर भाई बंधु माता पिता यदि हमसे दूर कहीं होते थे तो हमारा बातचीत और संदेश का जरिया पत्र होता था। हम उस पत्र से ही अपनी बात कह पाते थे। आज ऐसा नहीं है। टेलीफोन बहुत अच्छा माध्यम हो गया है, और टेलीफोन में भी हम एक जगह पर बंद कर बात करते थे। आज मोबाइल है कि हम जेब में लेके उसको घूमते हैं, और कहीं भी किसी भी दूर दराज क्षेत्र, ट्रेन, मेले ठेले बाजार कहीं भी हो, स्टेशन, तो हमें वो मोबाइल पे बात करने की सुविधा मिल जाती है। तो जानकारी की बातें हम उसमें आपस में एक दूसरे से बांट लेते थे, साझा कर लेते थे। लेकिन पहले ऐसा था, जब इंदिरा जी मसूरी में थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में थे, तो ऐसी स्थिति में ये मानना कि इंदिरा जी के सवालों का जवाब बिल्कुल हूबहू वही दे देना जो कि वो चाहती थी, तमाम सवाल करती थी, जानकारियाँ लेती थी, तो वो सारी चीज़ें जो है बताना आमने सामने बैठ के अलग बात होती थी। तो उन्होंने अपने पत्र की शुरुआत ही ऐसे की कि जब तुम सामने रहती थी, तमाम सवाल करती थी, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देता रहता था, मगर आज तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ, तो मैं इन सवालों का जवाब तुम्हें
पत्रों के माध्यम के अलावा और किसी रूप में नहीं दे सकता। तो इसीलिए संसार एक पुस्तक है कह करके उन्होंने पूरी दुनिया को पुस्तक बना दिया कि जिसकी जानकारी लेनी हो उस पुस्तक की तरफ से ओर से छोर पढ़ो। हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। उन्होंने कहा कि अब हम आमने सामने बैठ के बातचीत नहीं कर सकते, तो सबसे अच्छा तरीका है, इसलिए मैंने इरादा किया, इसलिए उन्होंने सोचा कि कभी कभी तुम्हें यानी इंदिरा जी को इस दुनिया की और उस छोटे बड़े देशों की, यानी इस दुनिया की सारे छोटे बड़े देशों के बारे में जो कथाएं मुझे पता हैं उन सब कथाओं को मैं तुम्हें पत्रों के माध्यम से देता चलूं, ताकि तुम हिंदुस्तान और उसके बाहर रहने वाली जगहों के बारे में भी जानती रहो। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है। अब इन्होंने कहा कि तुम हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बारे में तो जानती ही हो। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है। इतिहास में इंग्लैंड के बारे में बहुत सारी जानकारियां तुमने पढ़ ली हैं, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। इन्होंने कहा कि अगर तुम ज्ञान का विस्तार करना चाहती हो, विषय के बारे में जानना चाहती हो, जानने का शौक रखती हो, तो तुम्हें सब देशों के बारे में जानना होगा। हर एक देश में रहने वाले जितनी भी जातियां हैं उन वहाँ बसी हुई जातियों के बारे में सबका ध्यान रख करके तुम्हें सबके बारे में कुछ न कुछ नई जानकारी लेनी होगी, तब तुम पूरे देश के बारे में जान सकते हो। एक छोटे से हिस्से में रहकर और सिर्फ उतनी दूर में ही अपने ज्ञान को सीमित रखने पर हम विश्व की जानकारी नहीं ले सकते। और अगर हम पूरे विश्व को पुस्तक की तरह मान करके हर एक कोने, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ की प्रजातियाँ, लोगों की जानकारियाँ अगर हम जानना चाहें तो हमें विश्व के प्रत्येक कोने की जानकारी के लिए ज्ञान लेना पड़ेगा, पुस्तकों के माध्यम से और अन्य संचार के जो साधन है उनके माध्यम से। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें इस सारा कुछ जानना है तो तुम्हें ध्यान रखना होगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो, बल्कि तुम्हें पूरे विश्व के विषय में चीज़ों को जानना चाहिए। ये बात जवाहरलाल नेहरू इंदिरा जी को लिखकर समझाना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों से मैं बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में नहीं मिलेगा। अब
नेहरू जी ने इंदिरा जी को खतों के माध्यम से बताया कि पत्रों में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी जा सकती। पत्रों को हम बहुत बड़ा नहीं लिख सकता, पुस्तकों की तरह नहीं बना सकते। पत्र हमें 1 पेज 2 पेज में ही पूरा करना होता है और उसमें हमें सारी बातें समेटनी होती है। तो हम आवश्यक बातें और आवश्यक जानकारी ही पत्रों के माध्यम से दे सकते हैं। इन्होंने कहा कि अगर तुम चाहो कि सारे विश्व की जानकारी मैं तुम्हें पत्रों के माध्यम से दे दूं, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन मुझे आशा है कि जो मैं थोड़ी थोड़ी बातें तुम्हें पत्रों में लिखता हूँ, उसके माध्यम से तुम अपने अंदर उस रुचि को बरकरार रखोगी और विश्व की सारी बातों को जानने की इच्छा अपनी जागृत रखोगी। जो मैंने लिखी है उसे तुम शौक से पढ़ोगी। दुनिया एक है और इसमें रहने वाले अनेक लोग हैं। अगर इस स्तर पर जोड़ा जाए, इस तरह से देखा जाए, तो ये दुनिया जो है वो एक साथ मिलकर काम करने वाली भाई बहनों की तरह होती है। तो इन्होंने कहा कि अगर तुम दुनिया को जानने निकलोगी तो ये निश्चित है कि तुम्हें अच्छी जानकारी होगी। उतना आनंद तुम्हें किताब और कहानियों और उपन्यासों को पढ़ने में नहीं आएगा जितना कि अगर तुम दुनिया के प्रत्येक कोने को जानना चाहो तो वो तुम्हें समझ में आएगा। फिर आगे इन्होंने कहा, यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों के पहले सिर्फ जानवर और जानवरों से पहले एक समय था जब तक इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ था। लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय में खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानवर, कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। अब नेहरू जी ने यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि हमारी जो धरती है वो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। इस पुरानी धरती पर आज की तरह ऐसे आबादी नहीं थी। जीव जंतु और पेड़ पौधों की भी संख्या बहुत कम थी। धीरे धीरे इस धरती पर आबादी बढ़ी। आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले सिर्फ प्रकृति थी। ऐसा मालूम होता है कि कोई जानदार चीज ही इस धरती पर नहीं थी। आज जब यह पूरी तरह आदमियों और जानवरों से ये धरती भरी पड़ी है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि आज जब ये पूरी आबादी पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा हो गई है, अगर इस दौरान यदि हम इस दौरान ये चाहें कि हम उस दुनिया के बारे में जानें तो बहुत कम जानकारी हमें मिलती है। लेकिन पुराने ज़माने में लोगों की संख्या बहुत कम थी। हम जनजातियों की तरह जंगलों में जैसे जानवर भटकते हैं ऐसे समूहों में रहते थे और धीरे धीरे
समूहों और कबीलों में रहते रहते हमने आग बनाने जैसी प्रक्रिया को सीखा, पत्थरों से औजार बनाया और उस औजार के माध्यम से हमने ये जाना कि वास्तव में इस दुनिया का विकास हुआ कैसे। समूहों में रहते रहते, कच्चा मांस खाते, पेड़ पत्तों और छालों को पहनते पहनते हम एक एक कदम विकसित होते गए और पत्थरों को टकराकर आग बनाना सीखा, मांस को खाना सीखा। तो जानवरों के बाद हम ऐसे विकसित हुए। धीरे धीरे गांव बसने लगे, खेती करने लगे, वस्तु विनिमय होने लगा और चीजें बढ़ने लगी। तो एक जमाना था कि जब धरती पर कोई भी जानदार चीज थी ही नहीं, सिर्फ प्रकृति थी। आज यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है। आज दुनिया की आबादी देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गई। उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है। आज हम उस जमाने के चीज़ों को पूरी तरह से जानते भी नहीं, और जानते भी हैं तो हम पुस्तकों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, दूरदर्शन केंद्रों से प्रसारित चीज़ों के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के शोध कार्यों के माध्यम से, जो तमाम शोध हमारे यहाँ करने वाले, रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, उनके माध्यम से कुछ चीज़ों को जानते हैं। नहीं तो उस जमाने के बारे में ख्याल करना भी बिल्कुल मुश्किल था। जब यहाँ कुछ था, लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय में खूब सोचा और पढ़ा, अब धीरे धीरे विज्ञान और विद्वान दोनों मिलकर के धरती के जन्म से लेकर आज तक की स्थिति को पुस्तकों में समेटते गए। विषय के बारे में जाना, तमाम शोध हुए, कण कण पर आज शोध चल रहा, आज तक वो प्रक्रिया चलती चली आ रही है। और लोगों का मानना था कि एक समय ऐसा था कि धरती बेहद गर्म थी, आग के गोले की तरह। कोई जानदार चीज इस पे टिकती नहीं थी, पेड़ पौधे बचते नहीं थे। मनुष्य के रहने के लिए ऐसा माना जाता है कि एक सामान्य वातावरण की आवश्यकता होती। वो सामान्य वातावरण कुल मिलाकर के ये कहना चाहिए कि एक सामान्य हवा, सही तापमान में धरती पे उष्णता, शीतलता, जल, वायु सबकी जब एक बराबर मात्रा होगी, तभी जाकर के मनुष्य का उस पर रहन सहन हो सकता है। ना अत्यधिक गर्मी, ना अत्यधिक शीतलता। वातावरण को एक सामान्य रूप में यदि हम देखें, तभी वहाँ पर मनुष्य आबादी का होना बिल्कुल संभव है। तो इन्होंने कहा धरती एक समय ऐसा था कि बहुत गर्म थी, कोई जानदार चीज नहीं थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। अब आपको बता दें कि तमाम भौगोलिक वैज्ञानिक, खनन शास्त्री जो खुदाई करते हैं, उन खुदाई के माध्यम से जो चीजें हमें मिलती हैं, जो चीजें सिक्के, हड्डियां, लकड़ियां, अवशेष, ध्वस्त हुए महलों के अवशेष, तमाम चीजें धरती के नीचे जाके दब गई हैं। और जब कभी खुदाई के दौरान ऐसी चीजें मिलती हैं तो ये मानना पड़ता है कि ये किस काल की होंगी। काल का एक रिसर्च होता है, अनुमान लगाया जाता है, और उसकी क्या क्या विशेषता होगी उस मिलने वाली चीज़ों के माध्यम से हम पता लगाते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो ये पूरी दुनिया ही पुस्तक है, जिसको कि हम पढ़ते जाएं
मगर ये कभी भी खत्म नहीं होगी। ऐसा अनुमान है कि इसमें इतनी जानकारियां बढ़ी हैं, इतना जानने समझने की चीजें हैं, धरती के विकास की प्रक्रिया है, धरती के नीचे की स्थिति है, सब कुछ जानने की चीजें हैं। तो इसीलिए इस धरती संसार को पुस्तक कहा गया है। और कहा कि और तो और जानवरों की जो हड्डियां मिलती हैं, उन हड्डियों के माध्यम से भी बहुत सारी जानकारियां होती हैं कि उस जमाने में कौन से जीव जंतु प्रायः मिलते थे। आज परिवर्तन के दौरान तमाम जीव जंतु विलुप्त हो गए हैं, कहीं या तो ऐसी जगहों पे चले गए हैं जहां मनुष्यों के संपर्क में नहीं है, जंगलों में रहते हैं, खाइयों और पहाड़ियों पे रहते हैं। तो पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हम खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तो उनके माध्यम से हम समय का अंदाजा भी लगाते हैं कि कितने 100 वर्ष पुरानी ये चीजें हैं, और इन चीजों के माध्यम से हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें प्राप्त हो सकती हैं या रही होंगी। तो ये सारी दुनिया जो है वो पुस्तक के रूप में है, जिसकी जानकारी हम लेते जाएं तो भी ये खत्म नहीं होगी। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था। किताबें कौन लिखता? अब किताबें लिखने का मतलब तो होता है कि मनुष्य का होना, अक्षरों का ज्ञान। तो इन्होंने कहा कि इतिहास की जो जानकारी हम किताबों में पढ़ सकते हैं, उन किताबों को लिखने वाला कोई ना कोई मनुष्य होगा, और वो मनुष्य जब उस विषय की जानकारी, उस समय की जानकारी, उस दुनिया के उस हिस्से की जानकारी प्राप्त करेगा, तभी वो किताबें लिख सकता है। तब हमें उस जमाने की बातें मालूम होंगी। उन्होंने कहा कि किताबों के माध्यम से जब मनुष्य होंगे तब किताबें लिखी जाएंगी, और जब किताबें लिखी जाएंगी तभी हमें जानकारी प्राप्त होगी। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें, और बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते हैं और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते हैं। लेकिन जो कहानियां किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती हैं? अब इन्होंने कहा कि अगर एक कहानी की रचना हमें करनी हो तो हम अपनी कल्पना के स्तर पर कर सकते हैं, लेकिन एक दुनिया की रचना करनी हो तो हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता होगी। हम मिलने वाली चीज़ों से उसके समय का अंदाज़ा लगाते हैं, उसके हाव भाव और रंगों का अंदाज़ा लगाते हैं, वहाँ के रहन सहन का अंदाज़ा लगाते हैं। क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं सोच लेते हैं। अब हम अगर किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसकी काल्पनिक शक्ति के आधार पर एक अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन यह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं। अब इन्होंने कहा कि अगर हम किसी समय की जानकारी लेना चाहते हैं तो उस समय की किताबों का होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें
किसी भी समय के किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ जानना है तो उसका सहारा क्या होती है? हमारी पुस्तकें होती हैं। लेखन कला के माध्यम से ही हम चीज़ों को जो दब गया है, कुचल गया है, समाप्त होने के कगार पर है, उसे जीवित रख सकते हैं। उसे जीवित रख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। इन्होंने कहा कि लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं। कहा कि ऐसा नहीं है जरूरी कि उस समय पुरानी किताबें हों तभी लोग पढ़ते हों। पुराने लोग भी बहुत सारी बात बताते हैं। मैं आपको बात बताऊं कि आपने बहुत सारी चीज़ों को अपने घर के बुजुर्गों के माध्यम से सुना होगा, उनके ज़माने की बातें। उन्होंने सुना होगा अपने पिता माता चाचा दादा के ज़माने की बातें। तो देखा जाए तो अगर दुनिया को जानना है, समय के अनुसार जानना है, तो उस जमाने में रहने वाले जो लोग होते थे वो सारे लोग अपनी यादों के माध्यम से, अपनी चीज़ों के माध्यम से उस समय की जो विशेष चीज़ें होती थी उसे पुस्तक में रखते थे। उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। ये समुद्र, पहाड़, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और किसी तरह की और भी कितनी सारी चीज़ें जो हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। बच्चों, आपने पुराने सिक्कों को देखा होगा और उन सिक्कों के माध्यम से ये सुना होगा ये इस सिक्के का काल कभी कभी लिखा मिल जाता है, और अगर काल लिखा नहीं मिलता है तो उस पे बने हुए चित्र मिल जाते हैं। अब उन चित्रों के माध्यम से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये वास्तव में कब के होंगे और उस समय का रहन सहन कैसा होता होगा, उस समय के लोग कैसे होते होंगे, कैसे उनकी दिनचर्या होगी। ये सारी जानकारी जो है ये मालूम होती है। लेकिन पुस्तकें बहुत बड़ा सहारा हैं, किसी भी प्रचार प्रसार का ये बहुत बड़ा माध्यम है। किताबें न होने पर भी बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें इतनी सारी बातें मालूम हो जाती हैं। किताबें नहीं हैं तो वहाँ की मिट्टी, वहाँ की टूटी फूटी हड्डियाँ, जानवरों की हड्डियाँ, पेड़ों का आकार, वहाँ की पत्तियाँ, वहाँ की गैस, वायु, वातावरण, सब कुछ से हमें नई जानकारी मिल सकती है। जंगल जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनमें हमें दुनिया का हाल मालूम हो सकता है। इन्होंने कहा कि तमाम ऐसी चीज़ें जिसके माध्यम से हमें दुनिया का नया हाल पता चलता है। बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुमने थोड़े ही दिन में उनका हाल जानना सीख जाओगे। अब कहा कि वास्तव में अगर तुम दुनिया को जानना है तो पत्थरों, पहाड़ों, दुनिया, पेड़ पौधे, लकड़ी, खनन से निकले सिक्के, जानवरों की हड्डियां, सबके माध्यम से दुनिया को जाना जा सकता है। दुनिया को जानने के बहुत सारे जरिया हैं, सिर्फ किताबें ही नहीं हैं। आप वहाँ के रहन सहन, वहाँ के लोगों से बातचीत करके तौर तरीके, खान पान, सबसे मालूम होता है कि वास्तव में किन किन चीज़ों के माध्यम से हम
दुनिया का नया हाल जान सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ तक की चीज़ें पढ़ा दी और इसके शेष भाग को मैं अपने अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।